सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। SMR गवर्नमेंट PG कॉलेज सिवानी से सुमन शर्मा ये असाइनमेंट बनाई है और अमन कुमार की ये असाइनमेंट है और बहुत ही अच्छा इसका टॉपिक है। हिंदी में वाक्य रचना, वाक्य के भेद और वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है। वाक्य के सभी अंगों का और उसके प्रकारों का वर्णन इस प्रश्न में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वाक्य होता क्या है, इसके विभिन्न तत्व और अंग क्या हैं। शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित और सार्थक समूह जो अपेक्षित अर्थ प्रदान करता हो वो वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक विशाल देश है, यह वाक्य जो है सार्थक है और व्याकरणिक दृष्टि से क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। इन शब्दों के इस व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 मुख्य तत्व होते हैं जो कि हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन से वाक्य। आइए देखते हैं। देखिए, योग्यता, थोड़ा सा नीचे और करते हैं, आकांक्षा, अन्वय, पदक्रम, निकटता और सार्थकता, ये 6 मुख्य तत्व हैं। आइए इन पे आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सार्थकता क्या होती है? वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। भाषा का व्याकरणिक पक्ष अत्यंत अद्भुत होता है। कभी न कभी निरर्थक शब्द भी सार्थकता का गुण धारण कर लेते हैं और वाक्य पूर्णतः अर्थवान बनकर ही सामने आते हैं। सार्थक होना जरूरी है, सबसे मुख्य तत्व है ये इसका। योग्यता व सामर्थ्य है। जिन वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वाक्य सभी सार्थक हों पर जिस संदर्भ में प्रयुक्त किए जा रहे हैं उसमें अर्थ देने की योग्यता ही ना हो। जैसे मोहन रोटी पीता है, तो ये जो वाक्य है वो गलत ही हो जाएगा। मोहन रोटी खाता है, अतः प्रथम वाक्य में पीता शब्द आया है तो ये इसकी समता को में मौजूद नहीं है। रोटी पी नहीं जाती, खाई जाती है। तो जो दूसरा वाक्य है वही सही है। तीसरा है जिज्ञासा और आकांक्षा। जिज्ञासा और आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें ऐसे वाक्यों का अभाव नहीं होना चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। यथा जैसे पत्र लिखती है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, यानी पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, गीता पत्र लिखती है। पत्र लिखती है तो एकदम से जिज्ञासा हमारे अंदर होगी कि कौन पत्र लिख रही है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, निकटता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को बोलते या लिखते समय उनमें परस्पर निकटता या समीपता का होना नित्यांत आवश्यक है। रुक रुक कर बोले गए शब्दों में निकटता नहीं होती, वे वाक्य नहीं होते, वो सही अर्थ भी प्रकट नहीं कर सकते। जैसे कल बाजार तुम नहीं गए, इसमें इसकी बजाय कल तुम बाजार नहीं गए, इस प्रकार का अगर वाक्य हो तो वो सही और सटीक होगा। वाक्य में शब्द और पद निरंतर प्रवाह के पास ही बोले या लिखे जाने चाहिए। पदक्रम क्या होता है? हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। इसमें हमने पहला प्रश्न डिस्कस किया था भाषा, उसमें बताया गया था कि हिंदी वियोगात्मक है, जैसे संस्कृत जो है संयोगात्मक भाषा है। इनमें वाक्य रचना में शब्दों और पदों में एक निश्चित क्रम ये रखा जाता है, तभी वे अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। यदि वे गलत क्रम में रखे जाएं तो इच्छित अर्थ नहीं देंगे। जैसे मैंने केवल अपना वेतन
कटना दिया है। केवल मैंने अपना वेतन कटवा दिया है। वेतन मैंने दिया है, केवल कटवा। अतः स्पष्ट है वाक्यों में पदक्रम का सही सिस्टम से इच्छित अर्थ प्रकट किया जाता है। अन्वय वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में पारस्परिक मेल की स्थिति बन जाती है, उसे हम अन्वय या मेल कहते हैं। मेल से तात्पर्य उन शब्दों में लिंग, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के आधार पर स्थिति बनी है और वाक्य रचना में जिस प्रकार से रूप धारण करते हैं, जैसे हम घर जाता हूँ। तो इस वाक्य में कर्ता के स्थान पर क्रिया के वचन का मेल नहीं हो रहा, तो यह वाक्य अशुद्ध है। हम घर जाते हैं, इस वाक्य को हम शुद्ध कहेंगे। वाक्य के अंगों की बात कर ले तो वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। ऊपर हमने 6 तत्वों की बात की, अब अंग हैं। अंग का मतलब हिस्सा तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कि जिस विषय में कुछ बताया जाए, यानी कर्ता, उसको हम उद्देश्य कहेंगे और बाकी बचे हुए वाक्य को हम विधेय कहेंगे। जैसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, तो उद्देश्य को सब्जेक्ट और बाकी बचे हुए सेंटेंस को हम प्रेडिकेट कहते हैं, तो हिंदी में उसी को विधेय कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। और जैसे शीला ने पत्र लिखा, शीला यहाँ पर उद्देश्य है और बाकी बचा हुआ शीला यहाँ पर उद्देश्य है और बाकी बचा हुआ वाक्य है वो विधेय है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। लता पुस्तक पढ़ती है। सुंदर बालों वाली लड़की अभी एक बालक के साथ खेलती हुई उधर गई। इसका मतलब सुंदर बालों वाली, इस वाक्य में सुंदर बालों वाली लड़की ये उद्देश्य है और बाकी का विधेय है। उद्देश्य का विस्तार है। अभी एक बालक के साथ खेलती है, ये। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकारों की। तो वाक्य को हम 2 प्रकारों में बांटते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। जैसा कि आपको पता है अर्थ ऐसे शुरू हो रहा है, तो हम याद रख लेंगे 8 टाइप होते हैं और रचना में एक एक अलग अलग करके देखिए। रचना के आधार पर 3 होते हैं। पहले हम अर्थ के आधार पर डिस्कस करेंगे, फिर हम रचना के आधार पर डिस्कस करेंगे। देखिए, वाक्य के भेदों में से हम निषेध यानी नहीं, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विधानवाचक, निषेधवाचक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। आज्ञा और इच्छा ऐसे याद किए जा सकते हैं। आज्ञा और इच्छा, आज्ञा दी इच्छा से। प्रश्न और विस्मयादिबोधक 6 हो गए। संकेत और संदेह 8। यानी याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ। विधान यानी पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम निषेधवाचक कहते हैं, नहीं वाले। याद करने के लिए कि 8 कौन से हैं, गड़बड़ ना हो इसलिए। आज्ञा और इच्छा एक से हैं, इसलिए मैंने ऐसे याद करने के लिए कहा है। विस्मयादिबोधक को हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इंटेरोगेटिव साइन से याद कर सकते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक। संदेश और संकेत दोनों से है। संकेत और संदेह आप याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ 8 के 8 आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इन्हीं को डिस्क्राइब किया गया है जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का निश्चय हमें पता चले, उन्हें विधानवाचक कहते हैं। मोहन स्कूल जा रहा है। निषेध में देखिए, निषेध भाव से युक्त सामान्य कथन वाले वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। मैंने आज भोजन नहीं किया।
तो ये निषेधवाचक है। वाचक में जिन वाक्यों में संदेह का भाव या संभावना मौजूद हो, शायद आज वर्षा होगी, अब तक वो घर पहुंच गया होगा, तो ये संदेह है, यानी आप डेफिनेट नहीं हो कि आपका कार्य पूरा हो गया या नहीं। आज्ञा में जिन वाक्य में आदेश, आज्ञा या उपदेश दिया जाए उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर सामान लेकर आओ, तुम अब यहाँ आओ, तो ये इसका मतलब आज्ञा दी गई है। प्रश्नवाचक में जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे अमन क्या कर रहा है, तुम कब भोजन करोगे। इच्छावाचक वाक्य वे जिन वाक्यों में वक्ता या लेखक की इच्छा या शुभ कामना या आशीर्वाद दिए जाए, भगवान तुम्हारा भला करे। इस प्रकार के वाक्य जो है इच्छावाचक हैं। फिर आती है बात विस्मयादि बोधक की, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा आदि का भाव होता है, जैसे वाह हम मैच जीत गए, वाह तुम बहुत बहादुर हो। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना और दूसरी क्रिया उस पर निर्भर होना, वो संकेत है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आइए रचना के आधार पर वाक्यों की भेदों का जिक्र कर लेते हैं। तो 3 प्रकार के मैंने बताए थे आपको, र, च और ना, तीनों से हम याद कर सकते हैं। 3 हमारे वर्ण यहाँ पर बन रहे हैं। तो 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए इन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। कर्ता पूरक क्रिया इसमें होती है। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ये वाक्य या फिर अथवा, किंतु, परंतु से जुड़े होते हैं, यानी समानाधिकरण अव्यय इसके अंदर लगा होता है। तथा, या, फिर, अथवा। जैसे हम लोग अपने आप में 2 वाक्य जुड़े होते हैं, और, तथा, एवं, या के माध्यम से, और दोनों को जब अलग कर लिया जाता है तो 2 सामान्य वाक्य होते हैं। पहचान इसकी मैं बता देती हूँ। हम लोग गोवा घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। तो वहाँ 4 दिन रहे अपने आप में पूरा है, हम लोग गोवा घूमने गए, यानी पूर्ण एक वाक्य जो है वो पूरा होना चाहिए और बीच में और, तथा, एवं, या से जुड़ा होना चाहिए, उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा दूसरा उस पर आश्रित होता है। यदि मैं ना आया होता तो मेरा काम ना बनता। यदि ऊपर हमने पढ़ा था, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस प्रकार के वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब वाक्य स्थानांतरण क्या है, बदलना क्या है वाक्यों का। स्थानांतरण का मतलब बदलना, एक वाक्य से दूसरे में बदलना हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन इस प्रकार होते हैं कि सरल वाक्य को मिश्रित में और मिश्रित को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में बदलने को हम वाक्य स्थानांतरण कहेंगे। अब स्थानांतरण या रचनांतरण की प्रक्रिया, इसमें उदाहरण हम देख लेते हैं। उसने घर आकर भोजन किया, ये सरल वाक्य है। हमने संयुक्त में बदलना, वह घर आया और उसने भोजन किया। ये इस प्रकार से वाक्य जो है सरल से संयुक्त में बदल दिया गया। अब और एग्जाम्पल देख लीजिए। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, उसने फल खरीदे और उसने फल खरीदने हैं इसलिए वह बाजार गया।
थोड़ा सा वाक्य करेक्ट कर लीजिए यहाँ। ये सरल वाक्य में से मिश्रित में बदलना। मोहन शास्त्री जी यहाँ हिंदी पढ़ाने गया है। मोहन जी यहाँ गए हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ हिंदी पढ़ानी है। सरल से मिश्रित में देश के लिए मर मिटने वाला देशभक्त होता है। सरल वाक्य है, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। जो और वही ये एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रही हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें से प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य जो पहला है वो प्रधान है और जो बाकी जो बचा हुआ है वो आश्रित है, इसके ऊपर आश्रित है। जैसे संयुक्त वाक्य से मिश्रित में बदलना। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसमें मिल गई। ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि और से जुड़ा हुआ है। अब इसको मिश्रित में, शीला ने जो पुस्तक मांगी वह उसे मिल गई। ये जो और वह उससे जुड़े हुए हैं। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। ये संयुक्त वाक्य है, इसको बदलना है। मजदूर कितनी मेहनत करता है लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिलता है। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य से सरल में बदलना। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे लाभ नहीं मिलता। साधारण में, मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता है। संयुक्त वाक्य है, अमन बहुत बड़ा खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं इसलिए फेल कभी नहीं होता है। लेकिन शब्द ही गलत लगा हुआ है, नेगेटिव के लिए आता है ये। अमन बहुत बड़ा खिलाड़ी होने पर भी कभी फेल नहीं होता। मिश्रित वाक्य से सरल में बदलना है। जब मोहन घर पहुंचा तब उसके पिताजी जा चुके थे। ये मिश्रित वाक्य हमने सरल। मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिताजी घर जा चुके थे। मैंने एक आदमी देखा जो बीमार था। ये मिश्रित वाक्य है, मैंने एक बीमार व्यक्ति देखा। ये बीमार यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। बीमार में बड़ी की मात्रा आएगी। मेरे पास जो गाय काली है वह खेत में चर रही है। मेरे पास काली गाय हैं, वह खेत में चर रही है। इस प्रकार के वाक्य हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वाक्य का चैप्टर ही समझ आ गया होगा। अर्थ के आधार पर 8 मैंने बताए थे, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तत्वों की बात करें, 6 तत्व बताए थे। और अगर मैं जिसके अंगों की बात करें तो 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर हमने इसके प्रकारों की बात की। अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर 6। वाक्य क्या होता है कि शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम, सार्थक, जो कि अर्थ प्रदान करने का गुण जिसके अंदर हो उसे वाक्य कहते हैं। उम्मीद करती हूँ वाक्य से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अमन ने यह असाइनमेंट बनाई है, बहुत ही अच्छा कार्य उसने किया है। डायग्रामों का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन उसकी रही है। धन्यवाद।